अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और हालिया दिनों में जो जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए उसमें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आई। और अब गुज़िश्ता रोज़ खैर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी इंतखाब जो है वो हो चुका है। और जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुंतखब हो गए हैं अवान से। और अब जैसे हम इससे पहले भी बात ये करते आए हैं कि एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उन पर और उनकी काबीना पर ये आयद होती है या होगी कि मुल्क का जो मौशी बहरान है इसको कैसे मुल्क को इससे बाहर निकाला जाए। तो बहरहाल इन मामलात पे तो इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी होती रहती है और हालात हाज़रा के ऊपर भी यकीनन आगे चल के गुफ्तगू होगी। ताहम ये जो हमारा सेगमेंट है ये बड़ा ख़ास है और बड़े ही ख़ास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद जो उनकी खिदमात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जनाब मोहम्मद बिलाल बलोच जो कि CEO हैं ड्रग फ्री कराची के, और हमारी मेहमान शख्सियत इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ी खुलकर हमने गुफ्तगू की नौजवानों में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल से और उसके रुझानात के हवाले से, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे काबू में लाया जाए। और मोहम्मद बिलाल बलोच जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके बारे में नौजवानों को ख़ास तौर पर आगाही भी पहुँचा रहे हैं। तो मैं बिलाल साहब को खुशामदीद कहूँगा। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अभी कुछ देर पहले बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू जो है वो ज़ेर बहस था, तो हम उसकी तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये बताया जाए आपको कि बिलाल साहब क्या काम कर रहे हैं। अच्छा बिलाल साहब, आप पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने इदारे के बारे में और उसकी कोशिशों के हवाले से ज़रा बताया जाए कि ये जो बहाली का मरकज़ है ये कैसे इसको आपने बनाया, कैसे ये इसका क़याम हुआ। और उसके साथ साथ फिर मैं ये सोच रहा था कि जब इस तरह के इदारे चलाए जाते हैं तो बड़े इसमें अखराजात भी होते हैं। अब अपनी जेब से ये सारे मामलात करना ये तो एक बड़ा मुश्किल काम होता होगा कि अद्वियात का इस्तेमाल, हॉस्पिटल बनाना, ये सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से पहले इसके बारे में बताइए जी। अ, सोच के हवाले से तो कहूँ तो वो तो गालिबन थोड़ी इसके मतलब थोड़ा सा तारुफ हो चुका है आपको कि बिल्कुल हो चुका है, मैं बिल्कुल हो चुका है। बदकिस्मती से खुद इस लानत का शिकार हुआ और मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद मैं रिकवर हुआ। जब रिकवर हुआ तो मैं इंडिविजुअली या पर्सनली कह लें, मैं इस फील्ड को इतना इन ऑर्डर टू कि मैं अपने मुतल्लिक जवाब पाने के लिए कि कैसे ये ट्रीटमेंट्स मल्टीपल रीजंस पे चली गई, राइट। तो मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहा और वक्ता वतन टाइम बढ़ता गया राइट। और अपने जैसे लोगों की मदद करने में एक्सपीरियंस भी रहा बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें ख़ुद को भी सीखने को मिली। यानी इलाज लेने के हद तक तो हम जानते थे चीज़ों को, बहुत खूब। अब इलाज देने के हद तक जो वाह। है चीज़ों को समझने में आने लगा। बिल्कुल ठीक है। एथिक्स तो हैं, हर बिजनेस के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये शोबे जो कि हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इनके एथिक्स में SOPs वगैरह, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNODC यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये इनकी जो SOPs हैं, इनकी जो गाइडलाइंस हैं, फिर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ता बिल्कुल है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग इसको चैरिटेबल बेस इंस्टीट्यूशन के तहत भी करते हैं। जी। जब आप चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे करते हैं तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर आपके ज़िम्मे आता है। जी। कई हद तक हेल्थ वालों का उसमें सिनेरियो ज़रूर होता है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग जो आप कह लें तो वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के बिल्कुल ठीक हवाले है। होता है। और जब ये इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं तो फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंडर आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनकी गाइडलाइंस पे फॉलो हो रहे होते हैं। ANF का खुद का किरदार इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग भी है और ANF के वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हैं। बिल्कुल ठीक तो है। जो ANF के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो ड्रग ट्रीटमेंट, चाहे वो चैरिटी बेस्ड हो या वो प्राइवेट हो, राइट।
वो एएनएफ के जो वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर मुख्तलिफ इदारे हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन, मैडम फरहीन उसको लीड कर रही हैं। उनकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और सेमिनार्स और इन चीज़ों को, वो बड़ा ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। एएनएफ सिंध जो है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन तो अपनी पूरी सलाहियत कर रही है, ठीक। बट ऑब्वियसली उनके जैसे पिछले शो में मैंने बताया वसाइल और मसाइल सब चीज़ें, हमें यह ज़रूर पता है कि एएनएफ है तो बड़ा लिजिट इदारा, बट उसकी टीम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं इन टर्म्स ऑफ जो होनी चाहिए इस ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से कह रहे हैं, इतनी बड़ी फोर्स नहीं, राइट। तो उनके वसाइल और जो चीज़ों को देखते हुए वो अपनी हद तक जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो एक ज्यूरिस्डिक्शंस में अपना काम करते हैं। एग्जैक्टली। फिर उनकी जो वर्क टीम फोर्स है उसकी भी जो है ना क्वांटिटी इतनी नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर लीगल इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं, तो वो अपनी तरफ। बट जो वेलफेयर जो है एएनएफ में, उसमें एएनएफ ने जो कुछ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जो वेलफेयर बेस्ड हैं, उसमें वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक है। और सक्सेस रेट तो ऑब्वियसली ग्लोबली ये पैराडाइमिक इशू ही है एक तरीके का। बिल्कुल सही है, बट सक्सेस रेट इसमें थोड़ा कम मिल रहा है, और हमारी कंट्री में तो बिल्कुल ही कम मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो ऑब्वियसली ड्यू टू अवेलेबिलिटी और वही कॉस्ट की बात आ जाती है, जो पिछले जो प्रोग्राम्स में डिस्कस भी किया आपसे मैंने। तो फिर भी इन टर्म्स ऑफ एथिक्स हम कह लें तो एक्सपेंडिचर्स आते हैं। लॉन्ग टर्म कोर्सेज में ऑब्वियसली जब वो विड्रॉल की स्टेज में जा रहे, जो उसके इनिशियल पीरियड होते हैं, उसके अंदर जो उसका डिटॉक्स प्रोग्राम चल रहा है वो साइकाइट्रिक के थ्रू चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर डिटॉक्स वो साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग सेशंस में आ जाता है। और कुछ इदारे तो ट्रीटमेंट देने से पहले भी प्री ट्रीटमेंट क्लासेस और वर्कशॉप्स चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। फैमिलीज को अपडेट करने के लिए, पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए, उसका कॉन्सेंट लेने के लिए। मेजॉरिटी पेशेंट्स को एक फियर होता है ट्रीटमेंट पे जाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। उनको डर लग रहा होता है। बेशक वो पहले माजी में इदारों में इलाज ले चुका हो, मुख्तलिफ इदारों में ले चुका हो, पर अगर वो अपना 58 या 100 ट्रीटमेंट भी ले रहा होगा तो उसको एक फियर होता है ट्रीटमेंट सेंटर में जाने का। बिल्कुल ठीक है। तो प्री ट्रीटमेंट क्लासेस और वर्कशॉप्स भी कुछ इदारे उसको अडॉप्ट करने लगे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। उसमें ये होता है कि पेशेंट का कॉन्सेंट जो है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंट का जब कॉन्सेंट स्ट्रांग हो जाता है तो साइकोलॉजिकल प्रोग्राम जो है, जो साइकोलॉजिकल जो क्लासेस हैं, वो रियली अपने जो आउटपुट आना चाहिए एक पेशेंट का, उसमें वो हमें कामयाबी बड़ी मिलने लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। बट ऑल द वे ज़्यादातर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स के जो लेट्स से कि जो गोल्स हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट जी, और उसके साइकोलॉजिकल सेशंस पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि ठीक है। साइकाइट्रिक से विड्रॉल और डिटॉक्स की हद तक चली जाता है। बट काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो मेनली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। हमारी फील्ड में ना मैंने जैसे आपको पहले एक दफ़ा पिछले लास्ट शो में बताया था कि हमारी फील्ड में नशा छोड़ना मसला नहीं है, नशा छोड़े रखना बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है, वेरी राइट। तो मेजॉरिटी ट्रीटमेंट सेंटर्स में ऐसा देखा जा रहा है कि रिलैक्स पेशेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टाइमर्स जो आ रहे हैं। आई सी। और जब तक हम रिलैप्स पेशेंट की, मेरा एक पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है आप कह लें, जो मैं समझता हूँ इस हवाले से, कि जब तक हम रिलैप्स पेशेंट को टोटली ट्रीट नहीं कर पाएंगे या उसमें एक अच्छा रेशो नहीं ले आ पाएंगे, बिल्कुल ठीक, तब तक हम न्यू टाइमर्स के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। राइट। तो हर इदारे का फोकस नशा छुड़ाने का, तो हर इदारे ही होते हैं, ऑब्वियसली आप ड्रग ट्रीटमेंट में आए वो आपका नशा छुड़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बट हर इदारे का फोकस नशा छोड़े रखने पे या छुड़ाए रखने पे ज़्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली। फिर उसके लिए रिक्रिएशनल जो स्किल्स हैं, वोकेशनल स्किल्स हैं, जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम जो साइकोलॉजिकल सेशंस में आते हैं, काउंसलिंग्स में आते हैं, वो आपको करने हैं। जॉब की फैसिलिटी या गुंजाइश इनके लिए बनाना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अमूमन इदारे
ट्रीटमेंट को ऐसे लेते हैं, क्योंकि मैं अपने ट्रीटमेंट लेने के एक्सपीरियंस से बात जी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। तो अपने इदारे में मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा है। मैं मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, मैंने जैसे बताया, बिल्कुल मुझे ठीक है। खुद 5 इलाज लेने पड़े थे हम्म, ऐसे किसी मर्ज से हटने के लिए। मैं ओपियोइड्स के एडिक्शन में था, जिसको आप हीरोइन भी कहते हैं। जी। तो अपने इदारे में मैंने ये कोशिश की है कि हम जो है उसकी जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है, यानी यूजुअली व्हाट हैपेंस के वी टेक हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। बिल्कुल ठीक हम है। किसी पेशेंट को एक मिनिमम हम 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी फैमिली को और पेशेंट को राज़ी करूँ बिल्कुल ठीक है। कि वो अपनी ज़िंदगी के 6 महीने मुझे दे दे। इनिशियल 15-20 डेज, एट टाइम्स इट गोज अप टू 30 डेज टू डिटॉक्स का चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। तब वो मेडिकेशंस पे होता है। डिटॉक्स की सूरत में पेशेंट ना समझने की कैफियत का होता है, ना कुछ समझने की कैफियत का है, ना कुछ समझाने की कैफियत का है। बिल्कुल ठीक है। तो जो भी काउंसलिंग सेशन है वो डिटॉक्स के बाद ही हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अक्सर इदारे डिटॉक्स को प्री ट्रीटमेंट स्टेज में भी लेते हैं, बट हमारे यहाँ इदारों ने उसको ट्रीटमेंट टाइम पीरियड में ही उसको मर्ज कर लिया। मर्ज कर लिया, सही। जब काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू होता है, दैट्स व्हेन द रियल वर्क स्टार्ट्स। एग्जैक्टली। तो अब ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट करने से उसके एनवायरनमेंट में हो सकता है ड्रग की अवेलेबिलिटी हो, उसके बिल्कुल ठीक है। नेबरहुड में हो, बिल्कुल ठीक है। उसके इलाज लेने से उसके दोस्तों ने तो इलाज नहीं ले लिया होगा, या उसके इलाज लेने से ये जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है, जो सेल और परचेज हो रही है, ये तो नहीं रुक जाएगी। बिल्कुल सही है। तो वी हैव टू एक्चुअली गेट हिम प्रोग्राम, या कह लें रीप्रोग्राम्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सारे तकाज़ों पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स अलग हैं, काफ़ी सारे, मेजॉरिटी Exactly, बिल्कुल। देखा जाता है कि खुद जो पेशेंट है, रिलैप्स पेशेंट की ज़्यादा जी, मैं फोकस में बात करूंगा, क्योंकि वो एक मेन इशू है जहाँ तक मैं समझता हूँ। रिलैप्स पेशेंट के हवाले से मैंने देखा है कि भाई फैमिली टर्बुलेंस भी है। कोई ना कोई ऐसी टर्बुलेंस है जो कि फर्जिया, अगर वो मैरिड है तो वाइफ और उसके क्लैशेस हैं इन टर्म्स ऑफ भाभीियों से, माँ से, या वो नहीं रह पा रही है, हैं, ये प्रॉब्लम है। या कोई और। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ वाइफ गलत होती हैं, बट ऑब्वियसली वो भी एक डिस्टर्ब जो स्पाउस है उनका, वो डिस्टर्ब है, और उनके लिए भी मैनेज करना इन टर्म्स ऑफ फैमिली। हमारे यहाँ ये है कि भाई शादी करा दी, बीवी संभाले, जी। बीवी बोलती है माँ संभाले, और पेशेंट जो है वो ड्रग एडिक्शन में होता है। तो इवेंचुअली वो लड़के जो हैं या कोई भी पेशेंट जो है वो नशा छोड़े नहीं रख पाता, और वो फिर उस एनवायरनमेंट में चले जाता है। ये सबसे बड़ा फिर प्रॉब्लम। अक्सर इदारे ये करते हैं कि ट्रीटमेंट जैसी ओवर हो जाता है, जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट लॉकडाउन में होता है, जैसे ही उसकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है, या जो भी टाइम पीरियड फैमिली से और पेशेंट से तय पाया होता है, 90 डेज़ का, 60 डेज़ का प्रोग्राम जो भी उन्होंने पाया होता है, वो फॉरेन फैमिली के हवाले कर देते हैं पेशेंट को। बिल्कुल ठीक है। और जो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, जहां उसको हमने ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ना है, वो प्रोसेस फैमिली को खुद डील करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ऐसी किसी चीज़ से उनको आगाही नहीं होती, ना नॉलेज होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए पेशेंट को लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ओपन इन्वायरमेंट में लेके आना। फ़र्ज़ या एक पेशेंट रिलीज होकर घर चला जाता है, और वो बड़ी उम्र का है, उसके अखराजात हैं आजकल के महंगाई के दौर के, और उसकी फैमिली उसको बोलती है भाई नौकरी ढूंढो। बिल्कुल ठीक है। अब वो नौकरी ढूंढने रोज़ बाहर निकलता है, वो 200 रुपये अपने 500 रुपये फैमिली से लेके रोज़ जा रहा है, इस चक्कर में कि वो नौकरी ढूंढेगा। बेरोजगारी भी आपको पता है किस तरीके से, पॉवर्टी और ये सारे इश्यूज चल रहे हैं हमारी मुल्क के अंदर। और लेट्स से कि अगर उसको नहीं मिलती है नौकरी, तो महीने बाद पता चलता है कि वो नौकरी तो लेके नहीं आया, उल्टा वो वापस ड्रग एडिक्शन में चला गया। उसने चख लिया जो कि पता नहीं चला, उसने स्लाइटली यूज़ किया, फैमिली रिकग्नाइज नहीं करी, उनको डाउट हो रहा था, बट वो इसको टेंट्रम्स नहीं देना चाह रहे थे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। एग्जैक्टली। तो हम अपने इदारे में, या मैं अपने इदारे में कोशिश ये करता हूँ कि जब 6 मंथ्स ट्रीटमेंट हो जाए, तो इदारा हम 6 मंथ जो है वो बेसिकली फैमिली फंडिंग पे मंथली फ़ीस के हवाले से रिलाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स वी ट्राई टू शट डाउन द फीस, बिल्कुल ठीक है। एंड वी ट्राई टू फाइंड द पेशेंट कोई जॉब। ठीक।
अगर उसका सेक्टर जो या उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, फील्ड जो है, व्हाटएवर इट इज़, वो बेहतरीन लगती है हमें, और हमें रिस्क फैक्टर उसमें कम दिखता है जहाँ भी वो जॉब के लिए जाएगा। अगर उसकी अपनी कोई फील्ड है, लेट्स से कि कोई कॉल सेंटर्स में, जी कॉल सेंटर्स में ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, वहाँ पर है बिल्कुल। तो हमें कोशिश करना होता है कि अगर वो जा रहा है तो या तो वो बहुत रिलायबल कॉल सेंटर हो या कोई भी ऐसी वर्क इन्वायरमेंट हो, और अगर नहीं है तो वी ट्राई टू गेट हिम टू अनदर वर्क फील्ड। बिल्कुल ठीक है। और हम क्या करते हैं कि पेशेंट को 3 महीना मजीद, 6 मंथ्स के बाद 3 महीना अपने पास एज अ वॉलंटियर रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। 6 मंथ्स में हम पेशेंट का ट्रस्ट जीत चुके होते हैं, या काफ़ी हद तक हमने बात सेटलमेंट में उनके हो उसका हमारे जाती साथ है, लगाव बिल्कुल हो ठीक जाता है। बिल्कुल ठीक है। और वो हमारे काउंसलर्स की या स्पॉन्सर्स जो भी उसको रिकवरी में सो कर रहे हैं समझ उनकी में आ बात जाता है ये वेल सुन, विशर्स हैं, ये सही डायरेक्शन मुझे दे रहे बिल्कुल। हैं, दैट इज फॉर तो श्योर। वो फिर हम क्या करते हैं कि वो फिर जब नौकरी पे जाता है और रात में हमारे पास आ जाता है, बहुत और हम बहुत उसको हाउसिंग रखते हैं। अब सुबह जाते हुए नाश्ता कर लिया, रात को आते हुए खाना कर लिया, दोपहर ठीक है। में उसको खाना वहीं काम पे मिल जाता है, और जो उसकी सैलरी आती है उसी में हम अपने उसके अपने फंड्स भी बहुत उसी बहुत तरीके अच्छा से मैनेज तरीका कर है, देते हैं, और बिल्कुल उसकी ठीक एक है। छोटी पॉकेट अलाउंस बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या रहता है कि हम चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली। हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है। फिर घर के विजिट्स हैं, ऑब्वियसली फैमिली में पेशेंट ने आपके साथ तो पूरी ज़िंदगी रहना नहीं है, उसको अपने फैमिली में वापसी सोसाइटी में भेजना है। 1 मंथ जब इनका वर्क प्रोग्राम सही से चल पाता है, ट्रीटमेंट के बाद जब हो जाता है, तो हम सेकंड मंथ में क्या मैं ट्राई करता हूँ कि 1 वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक में, लेट्स से कि संडे ऑफ है तो सैटरडे नाइट दे हैव टू गो फॉर, दे कैन लीव फॉर द विजिट घर पे। अच्छा, नौकरी पे लगाने का मकसद ये नहीं होता मेरा कि पेशेंट कितना कमा के ला के देगा। बिल्कुल ठीक है। नौकरी पे लगाने का मकसद ये होता है कि ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट को मैं ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ूं और उस पर एक छोटा सा वर्क प्रेशर रखूं, तो मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी होती है कि वो क्या करता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें फ्लॉज भी हो जाते हैं कुछ, अक्सर पेशेंट हफ्ते महीने बाद वर्क प्लेस से चले जाते हैं, पर फिर फैमिली से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेनी पड़ती है कि जस्ट इन केस कि अगर ऐसा कोई मिसहैप हो जाए तो दे मस्ट गिव द पेशेंट बैक टू अस, और हम काउंसलिंग जो भी सेशन जहाँ भी हमारी कमी हुई है, Right. हम उसको कंप्लीट करें और उसको कंप्लीट करके फिर ऑलराइट, बिलाल डिस्कशन जारी रखते हैं। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, खैराफियत से खालिद नूर अर्ज कर रहा था। जी 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 खालिद भाई फरमाइए, क्या क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है बहुत शुक्रिया, बिलाल साहब के बहुत साथ आपका। जी जी, मंशियात के हवाले से जो है इनकी एक्टिविटीज है ना बिलाल साहब की, जी जी हाँ ये तो पिछली दफा भी मैंने कहा था ये काबिल तहसीन है। जी तो अगर इनको वेलफेयर के हवाले से भी जरूरत पड़ती होगी, तो अगर ये वेलफेयर के हवाले से जो फंडिंग होती है, जैसे अगर कोई फंड देना चाहे या अगर कोई अगर मुस्तहिक हो, अगर कोई इलाज कराना चाहे, तो क्या तरीका कार होगा ये मैं भी पूछ के बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बड़ी अच्छी आपने बात की है, बड़ा अच्छा सवाल है। अभी यही बात हो रहा था, मैं उस तरफ आने ही वाला था, चले खालिद साहब ने ये सवाल पुट कर दिया कि जो लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको आप तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका तरीक़ाकार पर हम आगे चल के बात कर लेंगे। जी वेलफेयर को लेके लेट्स से मैं वैसे खुद बाय इटसेल्फ तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास नीडी लोग नहीं आते जिनको ज़रूरत हो। बिल्कुल ठीक है। बेवाओं के बच्चे आते हैं, और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो लड़के आ रहे होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट होनी होती है। उस सूरत में हम ये करते हैं कि लेट्स से कि कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सनल इंडिविजुअल है जो कि चैरिटी बेस कोई भी एक्शन लेना चाह रहा है या करना चाह रहा है हमारे इदारे को लेकर, तो हम ये क्या करते हैं कि वी हैव पीपल, और उनकी एक सेट ऑफ फाइल्स बनाई जाती हैं, उनकी फैमिली भी की और पेशेंट की भी। सो व्हाट वी सजेस्ट कि रेदर देन कि आप मुझे पैसा मेरे हाथ में दे दें, आप हमारे साथ टाइम सेट करें एंड यू गेट टू विजिट द पेशेंट एंड द फैमिली टू। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो स्पॉन्सर है वो भी पेशेंट को भी देखे, फैमिली से भी मिले, जो भी उसके कुछ सवाल आते हैं वो कर लें, हमसे थोड़ी ब्रीफिंग ले लें पेशेंट को लेके, राइट, इदारे की ट्रीटमेंट और वगैरह उसको देख लें, कुछ उनका पोर्शन हो जिसमें हम उनको भी अपडेट रखें उस पेशेंट के हवाले से, और फिर इस प्रोग्राम को लेके चलें।
बिल्कुल ठीक है। वरना तो फिर वो वेलफेयर में वो मज़ा नहीं है कि एग्जैक्टली, हम जॉइंट जो एफर्ट होनी ना चाहिए, कर बिल्कुल। सकें। तो बेसिकली हम ये सजेस्ट करते हैं कि rather than just accepting the donations, मैं पर्सनली, लोग देते हैं, करते जी। हैं, बहुत सारे लोग हेल्पफुल करते हैं, मेरी अपनी फैमिली में बहुत करने की कोशिश करते हैं, मेरी सिस्टर्स हैं जो अब्रॉड रहती हैं वो करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। और बट मेरा पर्सनल एक सिनेरियो है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी किसी भी हेल्प करने लगे, चाहे वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, बिल्कुल ठीक है। तो वो लिटरली आके फैमिली और पेशेंट को देखें, इनको इंटरव्यू करें, उनकी नीड्स भी थोड़ा पहचानें। बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोग ऐसी हेल्प भी कर देते हैं कि वो सिर्फ ट्रीटमेंट की हद तक नहीं रहती, ट्रीटमेंट के बाद भी काफ़ी सारे लोग, मसलन जॉब हो गई जी कि वो जी। अपने किसी महकमे में, इदारे में या किसी पोर्शन में उनको जॉब भी दिलवा देते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल, इसके ऊपर हम डिस्कशन जारी रखते हैं, ये बड़ा हेल्पफुल होगा यकीनन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए। और अब इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो नशे की लानत है। और साथ ही अभी तो बात हो रही है ट्रीटमेंट पे और बिलाल साहब के इदारे के हवाले से, तो उस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मोहम्मद बिलाल बलोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बात कर रहे थे कि कैसे जो नशे में आदी, नशे के आदी लोग हैं या इसमें मुब्तला जो लोग हैं, उनको कैसे इससे निजात दिलाई जाती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। क्योंकि आप ख़ुद एक ऐसा मरकज़ चला रहे हैं जहाँ पे जो नशे के आदी लोग हैं उनको इस लानत से ना सिर्फ छुटकारा दिलाया जाता है बल्कि इस चीज़ पे को भी यकीनी बनाया जाता है कि वो दोबारा इस तरफ ना माइल हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है, नशे को छुड़वा देना यकीनन इतना शायद मुश्किल ना हो, लेकिन उस पर कायम रखना उसको, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और ये अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि बहुत सारे, बड़ी तादाद में मरीज़ ऐसे हैं जो ठीक होकर जाते हैं, जब वो वापस अपनी फैमिली में जाते हैं या सोसाइटी में वापस जाते हैं तो फिर वो किसी वजह से दोबारा इस तरफ आ जाते हैं। उसको कैसे रोका जाए? बिलाल साहब, अब ये जैसे आपने बताया कि एक थेरेपी है और एक पोस्ट थेरेपी भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम यही है कि जब आपके पास से पेशेंट चला जाए तो उसको आपने लुक आफ्टर करना है। और फिर जैसे आपने कहा कि एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आजकल वो है कि जो फाइनेंशियल इस वक्त सिचुएशन है पूरी दुनिया की या पाकिस्तान की ख़ास तौर पर इन पर्टिकुलर, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और यहाँ पे जो लोग स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात ये है कि हर शख्स किसी न किसी तरह से किसी न किसी नशे में मुब्तला है, और वो ये बड़े हार्डकोर किस्म के ड्रग्स की एक तरफ, लेकिन ये मेनपुरी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, गुटखा वगैरह, ये इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो जिसका जितनी एक्सेस है वो अपना उसके हिसाब से कर रहा है। बट हम ये ज़रा बड़े जो ड्रग्स हैं जिसकी वजह से जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग्स जो बन चुके हैं, दो के सारे ही लाइफ थ्रेटनिंग हैं, यानी कि जिससे इंसानी जान को ख़तरा हो। ये ना समझे कि छोटे ड्रग्स हैं तो ये जी इससे कुछ नहीं होता, सारे लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ये जो पोस्ट थेरेपी है, अच्छा फिर ये कि फिर टीम होना, सारी चीज़ों को जैसे आपने कहा कि इंगेज रखना, वेलफेयर्स की बात हुई मुख्तलिफ, जैसे अभी खालिद साहब पूछ रहे थे, तो इनके साथ भी जो जेवीज़ होते होंगे, ये कैसे इसको मटेरियलाइज़ करते हैं, मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। और इतनी बड़ी तादाद में केसेस को हैंडल करना, और फिर यकीनन अब तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होंगी, तो सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। क्या सीन है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो। ट्रीटमेंट की अगर नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने की हद तक की बात हो तो इन जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, लेट्स से इस सिटी में जितने भी हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो भी उसकी नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो एक फैमिली थी, उन्होंने बड़ा अच्छा सा सवाल किया था कि ये ख़त्म क्यों नहीं होता। तो मैंने बोला भाई उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। एग्जैक्टली। हमारे बॉर्डर्स, हमारी ट्रेड, हमारी हर चीज़ मॉनिटर होनी चाहिए और बड़ी सीक्वेंस से और बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए। हमने बनानी होगी इसके लिए। Exactly. अब मेरा पर्सनल लेट्स से ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जो भी रेड कैटेगरी इन्फेक्टेड जोन्स हैं सिटी के अंदर, जी, तो उधर बेशक लो स्केल पे किया जाए, यानी
20 बेड्स, 25 बेड्स, 30 बेड्स पे किया जाए, बट उन इन्फेक्टेड एरियाज में उसको ट्रीटमेंट सेंटर्स को खोला जाए। राइट। अब बात यह है कि इन्फेक्टेड जोन ज़्यादा हैं सिटी के अंदर सही। और ट्रीटमेंट सेंटर्स कम है। अगर आप ओवरऑल देखें, जी जी। इन्फेक्टेड जोन ज़्यादा हैं, एरियाज ज़्यादा हैं। नॉर्थ के एरिया में भी हैं, साउथ में भी अब आ गए हैं, और तकरीबन सेंट्रल में भी हैं। बिल्कुल। कराची शहर में तकरीबन हर ही इन्फेक्टेड जोन ज़्यादा हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है। इन्फेक्टेड जोन जहाँ इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, उसको मैं उस तरीके से रिकग्नाइज कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है कि हमें उधर सबसे पहले तो ट्रीटमेंट सेंटर्स बेशक लो स्केल पे बनाए जाएं, यानी वो बेशक 25-30 बेड्स पे क्यों ना ऑपरेट कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, उनको करना चाहिए। उनको फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया जाए, राइट। चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों जो वेलफेयर में करना चाह रही हों, चाहे वो गवर्नमेंट बेसिस पे NGOs हों और वो उसको करें। फाइनेंशियली करना चाहती हैं, फाइनेंशियल करें। फार्मास्यूटिकल्स वे में फार्मेसीज के थ्रू करना चाहती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन के थ्रू करना चाहती हैं, वैसे करें। ठीक है। जो भी है अपना जहाँ भी पार्ट वो प्ले कर सकती हैं। ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनके पास ट्रीटमेंट लेने को तो पैसे हैं ही नहीं, पर घर में खाने को भी पैसे नहीं उनके घर में, तो वो एक स्केल प्रोग्राम फिर बनता है। वो फिर इन टर्म्स ऑफ उस पेशेंट की नीड क्या है उसको लेके बनता है। अच्छा बिलाल, डिस्कशन जारी रखते हैं, कॉलर्स भी आ रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं यासर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन और कहाँ से? भाई मैं तो बावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। माशाल्लाह मैं प्रोग्राम देखता हूँ बड़े शौक से, और माशाल्लाह ये जो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अगर माशरे में ऐसे और भी लोग आते रहे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और बहुत अच्छी इंसानियत की खिदमत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि मैशात के हवाले से यहाँ पे काफी लोग मरीज हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो इसके हवाले से कोई चीज बताएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी बिलाल, तो ये है, अब लोग इसको सराहते हैं और चाहते भी हैं कि इस तरह काम हो। अब ज़ाहिर है वो देख रहे हैं तो इस चीज़ को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, और यकीनन उनको पता भी चलेगा। बहुत सारे लोग तो अभी तक अनअवेयर हैं, उनको नहीं पता कि ये भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, मरीज इससे ठीक भी हो जाते हैं। जी, ट्रीटमेंट सेंटर्स के लिए ये है कि देखिए, अब इन पर्सनल स्टेटस के हवाले से तो हर किस्म का ट्रीटमेंट सेंटर हमारे कराची में स्टैब्लिश है। बिल्कुल ठीक है। अपर क्लास के लिए भी है, मिडिल क्लास के भी लिए, और लोअर क्लास। बिल्कुल ठीक है। रिकवरी रेशो किसी का इतना प्रोफाउंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोग, वही मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ ट्रीटमेंट की हद तक ही काम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और ट्रीटमेंट से मेरा मकासद है कि अगर वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस में जा रहे हैं जिसमें उनकी काउंसलिंग हो रही है, वो भी लॉकडाउन की हद तक जिसमें वो उनको अपने पैरामीटर के अंदर ही हैंडल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। बट उससे केस स्टडी सही नहीं हो जानी। वो कोई परमानेंट केस स्टडी सही करने वाली बात नहीं है। नहीं। आपके पैरामीटर्स में तो इतनी जुरिस्डिक्शन वगैरह होंगी कि कोई भी ऐसी चीज ना आ सकती, ना कोई फैसिलिटी के अंदर कर सकता है। बेसिकली उसने तो ड्रग बाहर करना है, तो हमें उस पर ज्यादा वर्क करना है। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें उसको ब्रेन वॉश करने के लिए एट टाइम्स जरूरी नहीं है कि इट्स 6 months प्रोग्राम। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक स्टेज में चले गए। क्रॉनिक स्टेज जिनकी 10, 12, 15 ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसकी 25 ट्रीटमेंट थी, और 6 बच्चों का बाप भी था वो। फिर सबकी अपनी रीजंस हैं। जो शादीशुदा आ रहा है, आपको पूरी ड्रग हिस्ट्री उसकी इवैल्यूएट करनी पड़ती है, किस तरीके से वो अपग्रेड किया। लेट्स से कि वो कैनबस से शुरू हुआ, किस तरीके से वो ओपियोइड्स पे गया, या स्टिमुलेंट्स पे गया, या डिप्रेसेंट पे गया, और कितने वक्फे का दुरानिया था, या अगर उसने ट्रीटमेंट माजी में ट्रीटमेंट 2 या 3 या 4 ट्रीटमेंट लिए हैं, तो फैमिली से और पेशेंट से हमें पता करना पड़ता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में वो ट्रीटमेंट फेल हुई है। जी, यानी निकलने के बाद उसने हफ्ता लिया है खराब होने में, 3 दिन लिए हैं, महीने बाद खराब हुआ है, 3 महीने बाद हुआ है, और वो रीजन क्या थी। बिल्कुल सही। फैमिली की स्टोरी अपनी होती है, पेशेंट की अपनी होती है। यूजुअली दोनों पार्टीज एक ही घर से आई हुई पार्टीज होती हैं, बट ब्लेम गेम्स भी होते हैं। एग्जैक्टली। बोलता है फैमिली सही नहीं है, पेशेंट बोलता है मेरी फैमिली सही नहीं है, फैमिली बोलती है हमारा पेशेंट सही नहीं है, हमने सब कुछ किया, ये नहीं करना चाह रहा। तो इट्स अ होगा। इसमें फैमिली काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा किरदार है। यू नीड टू एजुकेट द फैमिली। ट्रीटमेंट सेंटर्स जब यूजुअली व्हाट हैपेंस, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, व्हाट हैपेंड विद मी,
मैंने वो जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, Exactly, जब मैं इस मसले में शिकार फंसा थे, हुआ था, बिल्कुल ठीक शिकार है। था, और मेरी फैमिली हेल्प की तरफ बड़ा आगे पीछे दौड़ती थी शहर में। कोई बोलता था इसके पास चले जाएं, कोई बोलता था इस इदारे में चले जाएं, तो जाती थी। तो बात ये होता था कि कोई फैमिली को इतना एजुकेट किया नहीं जाता था। इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस बता दिए, डॉक्टर को बता दिया, चेकअप्स करवा दिए, वो एक नॉर्मल क्लिनिकल ओपीडी लगती थी। एग्जैक्टली। वो ट्रीटमेंट होता नहीं, हाउस जी, में एडमिट जी। होना है पेशेंट को, बट फैमिली की अवेयरनेस, फैमिली की एक्नॉलेजमेंट नहीं मस्ट थी। की वो नहीं कराते थे। और बात ये थी कि पेशेंट ने फैमिली के पास ही जाके रहना है, उसने असल इंस्टीट्यूशन में केयर नहीं टेकर रहना है है। वो तो फैमिली वाले हैं, तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज कि ट्रीटमेंट लेने से पहले, जो मैं यूजुअली करता हूँ, ये इदारों को बहुत हेल्प भी करेगी, मुझे बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल मैं पेशेंट को लेने से पहले फैमिली का इंटरव्यू करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ मुझे पूरे तफसील से जाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। पूरा रिकॉर्ड निकालने के वहां लिए। से डायग्नोसिस स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। It's तो very फिर मुझे important. पूछना पड़ता है कि भाई अब क्या पी रहा है, पहले क्या पीता था, जी। क्या क्या मामला घर में हुए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस के इशू हैं जिसमें जी। कोई मारपीट वगैरह या चीज़ें तोड़ना वगैरह है। अक्सर ड्रग एडिक्शन के आप पेशेंटों को देखें, उन्होंने अपने हाथ काटे हुए होते हैं, जी जी। ये उनके मसले होते हैं, ये क्या क्या सिनेरियोज हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पूछनी होती हैं। फिर हमें मैंने इंटरेस्टिंगली देखा कि कुछ जगह पे बायोपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट थे जिनको मैंने देखा कि वो इस तरफ चले गए, और वो घर वाले उनको सही तरह से उनको नहीं पता चला इनिशियली। अगर वो डायग्नोस हो जाता कि ये बायोपोलर डिसऑर्डर है, तो वो उस डायरेक्शन में उसकी ट्रीटमेंट होती, तो इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। पेश आती। लेकिन वो हमारे यहाँ होता ही है कि पहले तो उसको लेट गो करते हैं। अगर कोई इस तरह का बिहेवियर होता है तो कहा यह जाता है कि ये बच्चा है, अभी टीनेजर है, तो ऐसा होता होगा, हाइपर एग्रेसिव है, तो जाहिर है कि ये इस उम्र में होता है। और फिर इवेंचुअली एक आखिरी बात की जाती है जो आपको भी कहा होगा कि शादी हो जाएगी ना, फिर ठीक हो सही हो जाएगा, जाएगा, और वो और क्रिटिकल हो जाता है। बाकी तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही Please. है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, तकरीबन ऐसा ही है। खास तौर पे ये जो हमारी वो टर्मिनोलॉजी है कि भाई बच्चे की शादी करा देते हैं, ठीक हो जाएगा। उसमें मैं फैमिली को काफी बॉन्ड करता हूं कि ऐसा कुछ ना करें, किसी की बच्ची की जिंदगी भी आप जो है ना दांव पे लगा देंगे। एग्जैक्टली। और अभी तो आप इसको संभाल रहे हैं, फिर आपको बच्ची को भी संभालना पड़ेगा, फिर अगर बच्चे हो गए इसके तो उनको भी संभालना उनको भी पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। फिर बच्ची के साथ टर्बुलेंस होगी, ऑब्वियसली वो उसको Family भी बेशक disturb फैमिली में होगी, रह रहा हो, exactly. पर एज अ हस्बैंड वो तो अपनी स्पाउस के साथ ही रहेगा, रूम में भी रहता है, आगे भी है, तो इंडिविजुअली 24 आवर्स तो उसकी स्पाउस ने उसको झेलना है। एग्जैक्टली। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आ जाते हैं, फिर एक और जहाँ प्रॉब्लम है। मारपीट आ जाती है या कोई ऐसे मसले आ जाते हैं, फिर वो ससुराल वालों को भी आपने हैंडल करना है। तो तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ऐसा नहीं ना करना चाहिए। किया जाए। अच्छा, एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं फारूक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी फरमाइए फारूक साहब। तो मेरे बिलाल साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। मैं इनसे छोटे छोटे 3 सवाल करता हूँ। जी जी। एक तो ये जो सड़कों पे पड़े होते हैं नशे वाले, इनके लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है जो वैसे ही खुले आम पड़े होते हैं? दूसरा सवाल ये है कि ये जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे 12 साल 14 साल 16 साल वाले, जी इनके लिए इनके पेरेंट्स के लिए क्या ये मशवरा देते हैं कि ये इस तरफ ना आए? और तीसरा कि ये जो इसकी फंडिंग वगैरह करते हैं इस नेक काम के लिए, इसके लिए कोई अकाउंट नंबर वगैरह अगर इसका भी बता दे यहाँ पे, तो अच्छा, मैं या बाकी लोग भी इसमें कोई हेल्प बहुत करना अच्छी चाहे बात तो है। कर सकते हैं। बड़ा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है ये। जी सेल नंबर चल रहा है सर आपके सामने स्क्रीन पे ऊपर, हमने जो चला दिया, और अकाउंट नंबर भी चल रहा है, ये आ गया आपके सामने अकाउंट जी जी नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया। ठीक है सर। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप इसको देख लें। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी ये समझ लें कि जैसे अभी बड़ा अहम सवाल किया गया, हम उस तरफ आ ही रहे थे कि अब ज़ाहिर है ऐसे लोगों के जिनके अब कोई नहीं है, फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे भी बात हो रही थी। जी ऐसा ही। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। प्लीज़। लेट्स से कि आप और मैं गाड़ी में बैठ के बाहर निकल जाते हैं और हम इन्हीं लोगों को कवर करने के लिए चल जाते हैं, बिल्कुल तो ठीक आपको है। ये पता चलेगा कि 70% जो एडिक्ट्स जो रोड पे ही हैं, जो होमलेस कैटेगरी में आ गए हैं, उनकी लिटरली फैमिलीज हैं, या फैमिलीज नहीं तो फैमिली मेंबर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एज एक वक्त के गुजरते हुए उन्होंने ऐसे मामला घर में बना लिए अपनी एडिक्शन को लेके कि अब वो सपोर्टिव हैंड बनना छोड़ गया। जब तक कहते हैं ना माँ बाप हयात थे तो वो उनकी हेल्प हो रही थी, एग्जैक्टली।
उनके पर्दा करने के बाद भाइयों ने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, बिल्कुल। 5 ट्रीटमेंट भी कराई, 10 भी कराई, बट अब वो क्योंकि रिलैप्स स्टेजेस में आ रहा था तो फिर वो फैमिली इवैक्यूएट कर देती है जी जी, और अबैंडन कर देती है, डिसोन कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने ये देखा है कि जब मैं केपीटी के पुल के पास गया था, बेसिकली उधर मुझे पता है उधर होते हैं, तो हम एक दफ़ा कर रहे थे, किसी एक साहब थे, उन्होंने स्पॉन्सर करी थी ट्रीटमेंट के लिए, हमें कुछ फंड्स दिए थे, राइट, तो हमें 10 पेशेंट्स चाहिए थे। ठीक, जब आप पेशेंट्स को लेते हैं आपको गार्डियन की लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है उनके CNICs के तौर पे कि भाई गार्डियन जो है अपने कम से कम CNI ड्रॉप कर दें। तो जब हमने वहाँ पेशेंट्स देखे तो वो सब होमलेस थे। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने 20-30 मरीजों से जब उनको सड़कों से सो रहे थे उठा के ट्रीटमेंट के लिए बोला, तो ये पता चला कि भाई 70% रेशो की फैमिलीज हैं। और हमने कोशिश भी की, कुछ को नंबर्स याद थे, फ़ोन नंबर्स, कुछ को नंबर्स नहीं याद थे, और हमने उनकी फैमिलीज को अप्रोच करने की कोशिश की। ऐसा भी हमें सिनेरियोस पेश आया जहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं करना चाहती या फैमिली कोई वास्ता नहीं करना चाहती, बिल्कुल ठीक है, रखना चाहती, क्योंकि उसने माँ बाप को बहुत दुखाया था अपनी जिंदगी में, और इनको बड़ा टफ टाइम दिया है, तो वो नहीं रखना चाहती। फिर हमें लिटरली तक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए कि हम उनको कर सकें। बिल्कुल ठीक है। बट ऑन अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इसकी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। NF वेलफेयर जो है वो ईयरली बेसिस पे ओपन फॉलोअप्स करता है। राइट। अच्छा बिलाल, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक और कॉलर है, उनकी भी बात सुनते हैं, और वक्त क्योंकि हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सलीम बात कर रही लाहौर से। जी जी फरमाइए, क्या पूछेंगे। एक्चुअली मेरे छोटे भाई मंशियात के आदमी है, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा चले पूछ लेते हैं जी जी, तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया भाई सलीम, आपने लाहौर से कॉल की है, और ये बड़ा अहम मौजू है। अब पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम जब हम रिपीट में चलाएंगे, आप थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड हो जाएगा, तो फिर आप इसको जो है वो देखिएगा, क्योंकि सारी गुफ्तगू इसी हवाले से थी। शायद आपने अभी इसको देखना शुरू किया। चलें इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। वैसे तो बड़ी डिटेल डिस्कशन है, हम इसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। लास्टली क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ऑलमोस्ट एवरी ट्रीटमेंट सेंटर हैज़ अ मोटो कि ट्रीटमेंट वर्क्स जी, और ट्रीटमेंट के, मैं ट्रीटमेंट सेंटर्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा, और जो लोग इस मर्ज में या जो फैमिलीज इस मर्ज से गुजर रही हैं उनको भी ठीक है एक मैसेज देना। ट्रीटमेंट सेंटर्स के लिए ये देना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट विल ओनली वर्क इफ़ यू टेक इट मोर देन योर 9 to 5 जॉब, इफ यू ट्राई टू बी पैशनेट ऑन इट। किसी की ज़िंदगी का मामला है, और जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी करते हैं और बड़ी उम्मीदें भी लगा के आते हैं अपने लवाकिन के हवाले से कि वो सही हो जाए। और फैमिलीज़ के लिए ये बोलूँगा कि बेशक उम्मीद ना हारे। मैं जानता हूँ कि एक मंशियात का मरीज़ घर में सबको मरीज़ बना देता है, और बड़ा मुश्किल होता है उसको झेलना। एग्जैक्टली। इन मंशियात के मरीज़ में डाइवर्स रेशो भी 90% है, इनको तलाक़ें भी हो जाती हैं, 90% तो तलाक़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। फैमिलीज गिव अप करने के लिए बहुत वो करती हैं। तो कीप होप, अपनी होप रखें। ट्रीटमेंट वर्क ज़रूर, ट्रीटमेंट सेंटर्स से क्वेश्चंस रखें। पहले आप अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि जब आप ट्रीटमेंट सेंटर पे ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो आपके पास खुद क्वेश्चंस हो। बिल्कुल ठीक है। वेल बिलाल साहब, अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इसको हम अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, और अब आपको समझना होगा, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घर के अंदर कोई अगर ऐसा बच्चा है तो खुदारा उसको लेकर आएँ। ये बिलाल साहब और इन जैसे जो है वो लोग हैं जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सारा हमने वो डिटेल चलाई है। तो अगर इसके ऊपर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे भी आप कॉल करके जो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच बिलाल वंस अगेन। तो जनाब ये हमारा पहला सेगमेंट था। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।